नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसे लेकर संसद में दिए गए गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों की और संदेश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में साफ किया है कि पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की चीन की साजिश चल रही है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका साफ और सख्त संदेश चीन को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत हर तरह के मामलों का संवाद के जरिए हल चाहता है और यहां पर जो सीमा को लेकर विवाद है उसको लेकर भारत और चीन के बीच जो पहले समझौते और जो सहमति बनी थी उस पर टिके रहना चाहिए था, लेकिन चीन वहां से हटता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए अगर कोई भी देश और चीन संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की कहीं पर भी हानि पहुंचाता है भारत के नजरिए से, तो भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। आज अपने खास मेहमानों के जरिए समझेंगे कि इस पूरे के पूरे रीजन में चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसकी जड़ है क्या, और अगर हम पुराने ट्रीटी, समझौतों और परंपराओं को देखें तो वो क्या हैं और चीन कहां पर किस तरीके से उसे न मानते हुए आगे आने की हिमाकत इस वक्त करता हुआ दिखता है या उसके मंसूबे हैं, और भारत की तैयारियां और जो भारत सरकार का रुख है वो किस तरीके से इस पूरे मसले पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ विष्णु प्रकाश साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पी.के. चक्रवर्ती साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, स्वागत है। और डॉक्टर जगन्नाथ पी. पांडा हैं, रिसर्च फेलो MPIDSA से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत मैं विष्णु सर आपसे करना चाहूँगा कि जो कुछ चल रहा था और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ बहुत अहम था कि ये बयान कि सरकार की ओर से उसमें क्या आता है, क्या वस्तुस्थिति होती है इस वक्त, वास्तविक स्थिति क्या है और क्या रुख है। कैसे आप देखते हैं जो संसद में बयान सरकार की ओर से इस पूरे मसले को लेकर दिया गया है? सबसे पहले तो मुझे ये इस बात की बहुत खुशी है कि हम एक प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र में जो नेता हैं वो खुल के बात करते हैं, वो देश को साथ लेके चलते हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से जो हकीकत है वो देश के सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से चीन ने, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने सब संधियों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कुछ है और किया कुछ है, और हमारे रक्षा मंत्री का संदेश बड़ा स्पष्ट था कि भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई मतभेद है उनको शांति के साथ सुलझाया जाए, पर अगर हमारी अखंडता पे प्रभाव पड़ेगा या कोई हमारी ज़मीन की तरफ पे निगाह रखेगा तो हमको वो उसका जवाब देना आता है। तो इससे और देखिए, बड़े विश्वस्त तरीके से, बड़े गंभीर तरीके से उन्होंने ये कहा। उनका संदेश चीन ने सुना, और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि दो पड़ोसी मुल्क होने के नाते वो ये बात को समझें कि इस तरह से जो विस्तारवाद की नीतियां जो उन्होंने अपनाई हुई हैं उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और चक्रवर्ती साहब, जिस तरीके से और साफ किया कि रक्षा मंत्री ने कि जो इससे पहले ट्रीटी या समझौते भारत और चीन के बीच हुए थे इस पूरे के पूरे इलाके में, और वहां पर उन्हें मानने के लिए दोनों बाध्य थे और दोनों की ओर से सहमति थी, भारत और चीन की ओर से। लेकिन जिस रेखा पर या जिस इलाके पर, मैं कहूँ कि खासतौर पर पूर्वी लद्दाख का जो पूरी की पूरी वो बेल्ट है, ऐसा लगता है कि चीन पुराने तमाम जो वादे, तमाम जो परंपराएं या तमाम जो ट्रीटी रही हैं उससे एक तरफा हटते हुए नई चीज गढ़ना चाहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। और इससे साफ ये भी होता है कि जो मंसूबे हैं वो कुछ दूसरी तरीके से हैं, जबकि बात चीन की ओर से दोस्ती की हो रही है, बात हो रही है कि सीमा पर शांति रहे और हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। एम्बेसडर साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है। मैं फौज का हूं और फौज जो है जमीन के ऊपर जो हो रहा है वो देखते हैं।
हम कागज की लड़ाई में नहीं जाते हैं। कागज का जो लड़ाई है, हम कागज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सारे जो ट्रीटीज हैं हम सब समझते हैं, हम जानते हैं। बट मैं तो शुरू करूंगा जब मैं 1986 में हम जब ये लोग सुमरोंगचू में आए और हम तकरीबन 7, 8, 9 साल उनके साथ चलते रहे, उनको रखा वहां पे, उनको दिखाया किस तरह से हमने जमीन पे जो रखना है। और उस समय पे हमने एक ब्रिगेड भी एयरलिफ्ट किया। तो चीन जो है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसने जैसे एम्बेसडर साहब ने स्पष्ट किया है, कई एग्रीमेंट साइन किया है। उनके जो राजदूत है उन्होंने भी बोला है कि हम लोग शांति चाहते हैं, बट जमीन के ऊपर वो जो क्या करते हैं, वो बात एक करते हैं और वो जब अनुवाद करते हैं हम जमीन के ऊपर, जैसे हम हिंदी में बात करें उसे आप मैंड्रीन में ले जाओगे तो आप देखोगे 3-4 के ट्रांसलेशंस हो जाए। और वो जो है आपको ये सही भी नहीं पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। जमीन के ऊपर उनका कार्रवाई हमेशा जो है वो कागज में जो लिखा है उसके साथ नहीं चलता है। हम जानते हैं उनके साथ किस तरह से मतलब संभालना है, जो कि रक्षा मंत्री ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि जरूरत पड़े हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हो कि जब जब मतलब अगर आप जाएं कि अप्रैल के पहले ये लोग काफी ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके बाद आके इन्होंने ये बड़ा ये सुंदर अ, योजना बनाया कि कुछ कुछ इलाके में हम इसका जो है हमारा ट्रूप्स ज्यादा कंसंट्रेशन में आए। तो हमारे तरफ से हमने एक डिप्लॉयमेंट लिया है जिसको मिरर डिप्लॉयमेंट कहा जा रहा है। मिरर डिप्लॉयमेंट में एक और हमने बहुत अच्छी चीज की है, जो कि अगस्त 29 और 30 मैं उस इलाके में रहा हूं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय फौज ने मुखपरी जैसे एक जो है फीचर, जो कि हर अखबार में आया है, जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग फीचर है साउथ पैंगोंग सो में उसको सिक्योर किया है। जी। और इसको जो है सिक्योर करने जा रहा था, क्योंकि ये जो है पूरा इलाके को दिखाई दे रहा है। आप कहोगे ये दिखाई क्यों देना चाहिए ना? फौज में अगर आपने आर्टिलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो कि आम फौज, आप अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में भी देखोगे, अगर कोई लड़ाई नहीं करना चाहिए ऊंचे लेवल पे, तो आर्टिलरी का इस्तेमाल या कोई भी ज्यादा कैलिबर का हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको डोमिनेटिंग ग्राउंड चाहिए ना। ये जो हमने सिक्योर किया है मुखपरी को, इसको जो है चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि 4 बार अभी फायरिंग भी हो सकता है, एक्सचेंज हुआ है फायरिंग का। खैर ये फायरिंग जो है इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं कभी नहीं कहता हूं कि फायरिंग इस तरह से किया गया कि हवा में फायरिंग। फौज जो है कभी हवा में, कोई फौज हवा में फायरिंग नहीं करती। फौज जो है वो हमेशा कोई इरादा लेके फायरिंग, तो वो फायरिंग की गई है, किसी की ओके। कैजुअलिटी। बट सिचुएशन जो है अभी आपने जैसे देखा है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है, अब बहुत ही क्या टाइट सिचुएशन है और कुछ भी हो सकता है। ओके। पाना साहब, जिस तरीके से हम अगर इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाना चाहें, 1960 के दशक के बाद से लगातार इस पूरे इलाके में जो सीमा रेखा है उस पर बातचीत के लिए दोनों देश सहमति बनी। लगातार कई दौर की बातचीत आगे बढ़ती रही, शांति बहाली के लिए कुछ नॉर्म्स तय किए गए। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ, और ख़ासतौर पर कोरोना इस काल की शुरुआत के साथ, कि चीन के तेवर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, इरादे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या विश्व परिदृश्य में चीन का अलग थलग पड़ जाना, आर्थिक तौर पर दुनिया में तमाम देशों का उसके खिलाफ खड़ा हो जाना, क्या ये वो वजह हैं, प्रमुख वजह हैं, या कुछ और रीज़न भी हैं आपकी नज़र में? जहां से मैं देखता हूँ, यहाँ पे कुल मिला के 3 चीज जुड़े हुए हैं। एक तो ये जो प्रॉब्लम है ये आज का नहीं है, बहुत पहले का प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है, चीन ने कहीं ना कहीं पे बहुत पिछले 10-20 साल में अपना जो कैपेबिलिटी है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बढ़ाते जा रहा है। तो आज जो पैंडेमिक के टाइम जो चीन ये डिसीजन लिया कि ये टेंशन हम क्रिएट करेंगे और एस्केलेट करेंगे, इसके अंदर ये चीज हो सकता है कि वो एक मौका के तलाश में थे। जबकि डोकलाम के बाद, अगर हम डोकलाम इंसिडेंट के बारे में
2017 का जो इंसिडेंट थे, वो डोकलाम इंसिडेंट से चीन कहीं ना कहीं पे एक सेटबैक में है। वो इंडिया को वापस प्रेशर में लाना चाहता है। जैसे कि रक्षा मंत्री ने इंडियन पार्लियामेंट में बताया कि आज का जो इंडिया है वो सक्षम है कोई भी चैलेंज को फेस करने। तो चीन कहीं ना कहीं पे वो प्रेशर को रिबिल्ड करना चाहता है इंडिया के ऊपर। तो दूसरा रीजन में जहां से देखता हूं, आई थिंक डोमेस्टिकली चीन का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो गवर्नेंस एस्पेक्ट्स है, वो शी जिनपिंग के अंडर अभी क्वेश्चनेबल है। बहुत यूथ अगर आप जो चीन का जो वेबसाइट्स देखें, चाइनीज वेबसाइट्स देखें, यूथ जनरेशन, आईटी सेंट्रिक जनरेशन, थिंक टैंक स्कॉलर्स अपने अंदर बहुत डिबेट करते हैं और जो गवर्नेंस को शी जिनपिंग का अंदर जो गवर्नेंस स्टाइल है उसके ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे पोज करते हैं। तो ये एक वजह भी है कि चीन कहीं ना कहीं पे डोमेस्टिक ऑडियंस से ये जो फ्लॉड गवर्नेंस मॉडल है वो कहीं ना कहीं पे चाइनीज लोगों का अटेंशन हटाना चाहता है। जो तीसरा जो रीजन है, अगर हम पूरे रीजनल सिचुएशन को साथ में लेके चले और देखें, चीन कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है इंडिया को सिर्फ नहीं, और बहुत सारे जो इंडिया का जो पार्टनर कंट्रीज है इंडो पैसिफिक में, चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो। अगर हम देखें, एक मैसेज चीन देना चाहता है कि चीन आज का टाइम में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अंदर एक बहुत पावरफुल कंट्री है और मल्टीपल नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करने का सक्षम रखता है। तो ये जो तीन चीज है, ये इंडिया को कहीं ना कहीं पे बहुत सीरियसली लेके आगे जाना पड़ेगा। और जैसे कि हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जैसे डिटेल स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखें, यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग मैसेज चीन को गया है कि चीन कम से कम स्टेटस को बरकरार रखे। दूसरा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो एग्रीमेंट्स एमओयू अभी तक जितने भी साइन हुआ है उसका रेस्पेक्ट करे। तीसरा, इंडिया को कहीं लाइटली ना ले। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज चीन को गया है। एंड मैं जहां से देखता हूँ राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट है बहुत अप्रिशिएबल स्टेटमेंट है। विष्णु सर, क्योंकि कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चीन को लेकर इस तरीके की टेंशन जिस लेवल पर है और जिस बड़ी तेजी के साथ मैं कहूं कि इसको चीन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले नजर नहीं आती है। और ऐसे में भारत का रुख, जैसा कि कहा पांडा साहब ने, बहुत अहम हो जाता है कि पहली बार इतना ज़्यादा ओपन और स्ट्रांग जो बयान है और जो रुख है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं रक्षा मंत्री के ही जो रिटर्न उनका जवाब था 7 दिनों बाद कही, 2 चीज़ों का जब वो जिक्र करते हैं 1993 और 1996 के समझौतों की सीजन में, थोड़ा सा मैं इस पर जाना चाहता हूं सर कि ये क्या थे और चीन यहां पर कैसे इनका वायलेशन करता हुआ नजर आ रहा है और इसका इलाज क्या है। देखिए, 1993 का जो एग्रीमेंट था वो था कि अमन और शांति हम एलएसी पे बनाए रखेंगे। 1996 का जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि हम लोग हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वायलेंस का जोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी जो फौजियों की संख्या बढ़ाएंगे नहीं, तो ताकि अमन और शांति बनी रहे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चीन ने क्या किया है गलवान में या सिक्किम में या लद्दाख में, उन्होंने जो 1988 के बाद जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे और दोबारा बातचीत का माहौल शुरू हुआ था सिलसिला, तो 32 साल के जो एग्रीमेंट्स थे, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो प्रोटोकॉल्स थे, सबको तोड़ दिया है। और क्यों तोड़ा है उसका कारण भी मैं अपना मत देना चाहता हूं। चीन अपने आप को ईश्वर की वरदान समझता है और वाकई ये अपने आप को समझते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है और इनके ऊपर कोई भी जो दुनिया के नियम लागू नहीं होते हैं। और चीन संधियां समझौते इसलिए करता है कि उसका जो फायदा हो, जिस दिन उसको इस संधियों में से, एग्रीमेंट से, समझौतों से कोई फायदा नहीं होता, वो तोड़ देता है। वो उन्होंने हर देश के साथ किया। साउथ चाइना सी में जो उन्होंने खेल खेला, इसी तरह झूठ बोला, लगातार जमीन हड़पते रहे और साफ कहते रहे कि हमने नहीं किया है। 1962 में उन्होंने यही किया।
अब माना जाता है कि जब 1959 में वो हमसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने जंग की तैयारी 1959 में शुरू कर दी थी। तो इसी तरह कोविड-19 का आप देख लीजिए, ये जो महामारी फैली है, इन्होंने छुपाई रखी कम से कम, अगर और कुछ किया हो तो दूसरी बात है, पर छुपाई रखी और अभी भी कहते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया है। तो ये चीन की प्रवृत्ति है, ये इनकी जो राजनीति का एक खेल है और इन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है और हम इन पे अब भरोसा नहीं करेंगे। हमारा संदेश बड़ा साफ है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और हम वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता चीन के साथ। तो आर्थिक पद पे जो हम कर रहे हैं, आपको मालूम ही है, दुनिया भर में चीन के खिलाफ आवाज उठ रही है, वो प्रबल होती जाएगी ये लगता है। और हमने सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हमने जैसे मेरे दोनों साथियों ने कहा 29-30 की रात को हमारे जो जवानों ने जो शौर्य दिखाया, जो चीन चाहता था जो जमीन हड़पना, उससे पहले उनको वहां पहुंच के और उनको वहां से भगा दिया, या 15-16 जून की रात को जब उन्होंने हमारे सैनिकों पर वार किया तो उनके दांत खट्टे किए गए, इससे चीन थोड़ा चौंक गया है। तो हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। अभी भी उम्मीद करते हैं कि चीन सही चीज समझे और अपनी प्रवृत्ति बदले, पर बदलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है पर भरोसा नहीं है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये समझते हैं कि समझा जा रहा है कि जैसे उत्तरी पेंगोंग में ये लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा रहे हैं, तो अगर इनको कल जमीन खाली करनी होती तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्यों बिछाते। ये सुनने में आया है मीडिया में कि अरुणाचल प्रदेश में थोड़े इनके सैनिक 20 किलोमीटर दूर हैं। तो इनके मंसूबे मुझे ठीक नहीं लगते। मैं चीन में मैंने सर्व भी किया है और 20 साल से चीन को फॉलो कर रहा हूं। मुझे इस देश पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कविंद्र जी। जी विष्णु सर, एक छोटा समय और चाहूँगा, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है चीन में सर्व करने का, वहाँ के आप गाँव की नस नस से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चीन जब शांति की बात करता है, इसका ठीक उल्टा कहीं रणनीतिक तौर पर तैयारियों के तहत उसका दिमाग चल रहा होता है। और जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं और जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग इलाकों से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे ट्रूप्स को बढ़ाने की बात हो, या फिर उन इलाकों पर बॉर्डर के जहां पर पहले कभी सेना की उस तरह की मुस्तैदी नहीं होती थी, वहां पर हैवी व्हीकल्स, मोटार या इस तरीके के गन्स का डिप्लॉयमेंट, ये संकेत क्या देता है सर? ये संकेत यही देता है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि कल हमारे रक्षा मंत्री जी का जो संदेश था संसद में, उसके बाद जो इनका अखबार है ग्लोबल टाइम्स, ये कोई आम अखबार नहीं है, ये सरकारी अखबार है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और उसने कई चीजें कही हैं जिसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता क्योंकि भद्दी हैं, पर एक चीज उसने कही है कि ये इसलिए कर रहे हैं, चीन को दोषी ठहरा रहे हैं कि ये अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुल्क देखिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता, ये सफेद झूठ बोल सकते हैं बिल्कुल। इनके मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं दर्शकों को भी, कि इनके विदेश मंत्री पिछले महीने कुछ थिंक टैंक्स के साथ का संबोधन कर रहे थे, अमेरिका के थिंक टैंक्स का, और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, 5000 साल के इतिहास में चीन एक परमानेंटली पीसफुल कंट्री है। अब परमानेंट पीसफुल क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आता, पर मैं सिर्फ बता रहा हूं। और यहां तक कहा कि विस्तारवाद हमारे खून में नहीं है। तो और हमको कहते हैं कि देखिए हम तो आपके साथी हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके प्रतिद्वंदी नहीं हैं। तो भगवान बचाए ऐसे पार्टनर्स और दोस्तों के साथ। हमको ये बिल्कुल क्लियर है हम कि हम इन पे विश्वास नहीं करेंगे। हम अमन की आशा करेंगे, पर इनका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, ये भी हम तैयार हैं। चक्रवर्ती सर, क्योंकि जिस तरीके की पोजीशनिंग हो चुकी है, हालांकि, और ठीक कहा विष्णु सर ने कि भरोसा नहीं किया जा सकता है, हालांकि युद्ध या फिर इस तरीके से मैं कहूँ सीधे टकराव किसी समस्या का समाधान भी नहीं है।
वे आउट क्या है, ऑप्शंस क्या है, किस तरीके से बेस्ट वे हो सकता है इस समस्या को टैकल करने का, और इस टेरेन में खासतौर पर जिस तरीके से इस वक्त मूवमेंट दिख रहा है? देखिए, ये टेरेन जो है ये बहुत ही मुश्किल टेरेन है और जिस पोजीशंस पे दोनों साइड हैं, बहुत मुश्किल है कि अगर आप मेरे को बोलें कि अभी आप जाके कोई जो जो टेरिटरी पे वो बैठे हैं उसको जाके कब्जा करें। अगर चीन भी चाहता है कि वो आके मुख पर ही कैप्चर करे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ वो नहीं कर सकता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो। इतना डोमिनेटिंग फीचर है क्योंकि मैंने खुद देखा है। अभी किस तरह से हल किया जाए तो सभी तो कहेंगे कि नेगोशिएशन, पर ये नेगोशिएशन से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भारत को ही करना पड़ेगा। जैसे चीन हमारे साथ कोई न कहीं इलाके में जाके बैठ जाता है, हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। फ़ौज जानती है, हम लोग ब जानते हैं कहाँ-कहाँ पे जाके हम अगर बैठ सकते हैं, किसी हाइट को ले सकते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चीन को अगर कोई चीज़ को ये होता है कि आप जाके अगर उसका कोई टेरिटरी लो, तो उसके ऊपर मैक्सिमम उसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ज़रूरी है कि ये फ़ौजी एक्शन लेना पड़ेगा हमको, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये शांति और ये सब चीज़ बहुत अच्छी चीज़, पर ये चीज़ें उन लोगों के लिए लागू है जो कि मतलब वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं, जो कि कानून को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि एग्रीमेंट्स को जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है उसको रिस्पेक्ट वो ना करे तो आपको ये करना पड़ेगा। आप जाके जैसे हम अगर चाहते जिस तरह से हमने नाथुला में किया, जिस तरह से उन्होंने 1975 में हमारे एक असम राइफल्स का पोस्ट टुलुंगला में, मैं ये सब जगह में रहा हूँ। कई जगह है, कई हाइट्स है, हर जगह पे जाके ना चीन बैठ सकता है, ना हम बैठ सकते हैं। बट हम जानते हैं कौन से ये हाइट्स हैं, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं ओके बोलना सर। चाहता हूँ। और ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि साहब ने बोला है बिल्कुल करेक्ट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तब जो है आपको ये मिलेगा। बट मेरे को लग रहा है कि जैसे साहब ने बोला है कोई भी चीज़ के बारे में प्रेशर वो जो है वो कोई कानून को मानता नहीं है, तो उसको जो है आपने मैनूवर करके कोई ना कोई ग्राउंड को कब्जा करके जैसे वो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, तो हमने भी कुछ करना पड़ेगा। ओके, पांडा साहब, आपके नज़रिए से, क्योंकि कई बार जब इस तरीके से सीमा विवाद हुए हैं देशों के बीच में, एक आर्थिक पाबंदी या फिर आर्थिक दबाव, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तीसरा सैनिक, ये तीनों कई बार मिलकर भी काम करते हैं और विष्णु साहब इसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन पांडा साहब, यहाँ पर जो है इस वक्त आर्थिक तौर पर चीन पहले से ही अकेला पड़ा हुआ है, चारों तरफ से दुनिया भर से दबाव हैं, अमेरिका के साथ जिस तरीके के रिश्ते हैं, और एक साथ कई फ्रंट पर मैं कहूँ कि उसने मोर्चा खोला हुआ है अलग अलग जगहों पर विस्तारवादी नीतियों के चलते। जो अपने पड़ोसी हैं वो भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या एक कॉमन वे आउट आपको लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन के तौर पर हो सकता है, या फिर हमें कुछ इंतज़ार करना होगा? और हालांकि चीन कहता है कि भरोसा किया जा सकता है उस पर, लेकिन विष्णु साहब ने कहा कि जो अनुभव है वो हमें इसके खिलाफ खड़ा करता है, इस सोच के खिलाफ जाना चाहिए। देखिए, जैसे दोनों डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट ने बताया कि चीन ऐसा देश है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा। जैसे चक्रवर्ती साहब ने बताया कि हमें एक मिलिट्री सॉल्यूशन को भी आगे रख के कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सिमिलरली इकोनॉमिक मीन्स, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। और इस दिशा में मैं दो चीज बोलूंगा। एक तो चीन को प्रेशराइज करने के लिए जो हम इंडो पैसिफिक में नया इकोनॉमिक रोड बना रहे, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलके जो हमारा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू सप्लाई चेन रिजिलियंस नेटवर्क का बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे चीन के ऊपर डेफिनेट इम्पैक्ट ला सकता है। उसको हम कैसे एक दिशा दें, अभी इनिशियली वो आइडिया डिस्कस हुआ है, लेकिन उसका कंक्रीट प्लान और प्रपोजल बनना बाकी है। जबकि गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ये नवंबर दिसंबर तक इसका एक स्वरूप तैयार होगा,
तो हमें ये एक्सप्लोर करना है कि ये सप्लाई चेन नेटवर्क्स किस हद तक जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, कंपनीज है, उनको इंडिया के अंदर ला सकता है, या तो चाइना से बाहर ला के दूसरे कंट्रीज, इंडिया का जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पे कैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उस दिशा में हमें सोचना होगा। जो दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा, हमें एक तो जो जितना नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भी एक संभव जो रिलेशनशिप है उसका सुधार करना पड़ेगा, और उनके साथ हमें ये भरोसा देना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी एक कैपेबल इकोनॉमी है, और हम ये भी क्षमता रखते हैं, जो गुड नेबरहुड पॉलिसी का क्षमता रखते हैं, वो है कि हम ना तो एक उनको अपने ऊपर कुछ एक डेप्ट ट्रैप कंट्रीज फॉर्मुलेशन में फंसाना चाहते हैं, ना तो हम उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो उस दिशा में हमें एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके विष्णु सर, आखिर में मैं एक चाहूँ, क्योंकि जब भी इस तरीके के हालात होते हैं और चीन जैसे देश के साथ अगर किसी का भी सीमा विवाद हो, और जिसका जिक्र रक्षा मंत्री साहब ने किया भी कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन उनको बता पाना मुमकिन नहीं होता स्ट्रेटजिक लिहाज से, अवॉइड क्या करना चाहिए इस वक्त हमें? मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, जनता के नज़रिए से या फिर स्ट्रेटजिक जो हमारी टीमें हैं उनके नज़रिए से? अवॉइड आपने पूछा ना जी? जी हाँ, अवॉइड हमको ये करना चाहिए, अगर कर सकते हैं, कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको एक भाषा में बोलना चाहिए। मैं दुनिया भर में पोस्टिंग की है, मैंने देखा है कि जब बाहर से कोई चैलेंज होता है तो सब झंडे के आसपास घूम जाते हैं, एक ही स्वर में बात करते हैं। आज भारत सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा का पूरा देश, 135 करोड़ भारतीय एक स्वर में बोल रहे हैं, पर हमारी कुछ राजनीतिक पार्टीज अलग स्वर में बोल रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ये समय एक स्वर में बोलने का है, क्योंकि भारत पे संकट है। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे साथ हमारा जो चैलेंज है ये लंबा चलेगा, ये एक लंबी लड़ाई होगी, और हमको हर तरह से करना पड़ेगा, सब तरफ से दबाव डालना पड़ेगा चीन के ऊपर। क्योंकि देखें, आखिरली बात मैं ये करना चाहता हूं कि चीन एक ही भाषा समझता है और वो ताकत की भाषा है, और वो अगर आप बातचीत सिर्फ करें तो वो कमजोरी समझता है। क्यों? तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा इनका प्रवृत्ति है उसके हिसाब से इनके साथ डील करना पड़ेगा। और अब क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इन्होंने सबसे लड़ाई मोल ली है, सबसे, यहां तक छोटे से भूटान की जमीन भी हथियाना चाहते हैं, तो देशों की जो रुचि, इनकी प्रवृत्ति, इनका नकाब हट गया है और इनके ऊपर प्रेशर है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।